नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे ज्योतिर्मठ से बड़ी खबर की। बड़ी खबर है जहां निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर भारी भूस्खलन हुआ है। ये बड़ी खबर ज्योतिर्मठ से आ रही है। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आ गया है। जान बचाकर मजदूर मौके से भागे। हादसे में कोई जनहानि की सूचना अभी तक नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हेलंग मारवाड़ी बाईपास में निर्माण चल रहा है और इसी वक्त भूस्खलन की खबर सामने आई है जहां भारी भूस्खलन हुआ है और पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा जो है वो आया है। वहीं जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। किसी तरीके की जनहानि की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी भूस्खलन हुआ है क्षेत्र में जहां पर निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर यह भूस्खलन हुआ है और यहां पर जो मजदूर थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में, भारी मात्रा में यहां पर मलबा जो है वो पहाड़ी से नीचे आया है। गनीमत की बात ये रही कि इस घटनाक्रम में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, कोई जनहानि नहीं हुई है। अरे अब नहीं आएगा। अब नहीं आएगा। और हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या घटना हुई है, कब का ये मामला है? दिव्या जी, देखिए, ये जो है दरअसल हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण कार्य चल रहा है ताकि भगवान बद्री विशाल की यात्रा जो है और सुगम बन जाए, क्योंकि अगर जो हेलंग से जोशीमठ तीर्थ यात्रियों के वाहन आते हैं तो 14 किलोमीटर का फेर फिरता है। तो ये जो है बाईपास निर्माण कार्य चल रहा था, तो इस दौरान ठीक सेलंग गांव के नीचे ये जबरदस्त जो भूस्खलन हुआ है और इसके गनीमत और ये रही कि जो मजदूर उस समय कार्य कर रहे थे, क्योंकि मलबा काफी ऊपर से आ रहा था, तो लिहाजा बिल्कुल सजग और सतर्क थे मजदूर। और मजदूरों ने जो मलबे के गुबार के बीच किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाई थी, अन्यथा कुछ भी सेकंड की देरी होती तो कई जो है जाने इस मलबे के साथ जो है ढेर हो जाती। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो जो है लगातार कल से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में और समाचारों में, और जिसके बाद से जो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से भूधसाव प्रभावित क्षेत्र है जोशीमठ, यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है भूस्खलन हो रहा है और जमीनें खिसक रही है। इसके बावजूद भी इस तरह यहाँ पे अनियोजित विकास के लिए इस तरह से पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ करना जो है ज्योतिर्मठ जो नगर है उसकी भविष्य के लिए जो है खतरा साबित हो सकता है। लेकिन हाईवे कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये बाईपास हाईवे का निर्माण जो है एक ऑल वेदर रोड के परियोजना के तहत बन रहा है और बिल्कुल इसमें सुरक्षा का जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जब सड़क कटिंग का काम चल रहा था तो इसी दौरान अचानक ऊपर से भूस्खलन हो गया और बताया जा रहा है कि इसमें जो केसीसी कंपनी है उनकी कुछ जो है उपकरण भी इसमें दबे हुए हैं। लेकिन केवल राहत वाली खबर ये है कि मजदूर जो बिल्कुल सुरक्षित है और अभी जो है इसको लेकर के किस तरह ये घटना हुई और क्या कुछ इसमें नुकसान हुआ है, तो इसके लिए कंपनी के अधिकारी अभी मौके पे हैं। जी अच्छा संजय, यहाँ पर जिस भी संवेदनशील जगह पर जहाँ पर भूधसाव की संभावनाएं बनी रहती है, भूस्खलन होता है, वहां पर कोई निर्माण होता है, किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया है कंपनी की तरफ से? क्योंकि शासन प्रशासन हमेशा ये कहता है कि जिस तरह से संवेदनशीलता को देखते हुए जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स पर काम किया जा रहा है और उनके यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट राय ली जाती है, तो क्या उन सब चीजों का ध्यान दिया जा रहा है? दिव्या जी, देखिए, अगर ये मैन हाईवे की बात होती तो लगातार संबंधित जो इसकी जो संस्थाएं होती है जो नियंत्रण इस पे देखती है और इसका जो मुआयना करती है, सुरक्षा का मुआयना करती है। लेकिन ये जो है बिल्कुल सेलंग गांव के ठीक नीचे बाईपास बन रहा है हेलंग से मारवाड़ी के बीच में और निर्जन क्षेत्र है। सिवाय यहाँ पे केसीसी कंपनी के मजदूर और अधिकारियों के लिए किसी अन्य
आदमी और किसी अन्य जो लोग होते हैं उनकी आवाजाही यहाँ पे वर्जित रहती है, क्योंकि एनटीपीसी का प्रोजेक्ट एरिया भी यहीं पड़ता है। तो लिहाजा इधर किसी का आना जाना भी वर्जित रहता है। तो किस तरह के मानक अपनाए जा रहे हैं, क्या ब्लास्टिंग हो रही है, नहीं हो रही, और किस तरह से यहाँ पे जो है कार्य किया जा रहा है, तो इसकी सूचना बहुत कम मिल पाती है। अब जब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हो, इसके बाद ही शासन प्रशासन और हम सभी को भी भनक लगी कि इस तरह का जो है सड़क निर्माण के बाद जो इस तरह यहाँ पे भूस्खलन हो रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से विश्व मानक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को जागरूक करना है। कार्यक्रम के जरिए उत्पादन करने वाली इकाइयों और उन उत्पादकों का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के साथ ही युवा पीढ़ी को मानक ब्यूरो की ओर से बनाए गए मानकों के बारे में जानकारी दी गई। मंच पर आसीन है हमारे मुख्य अतिथि। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो अब आगे बढ़ रहा है, और सच में आत्मनिर्भर भारत के सपने को संकल्प में परिवर्तित करने का काम, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम अगर सच में कोई पूरा करेगा, सच में कोई उसके सारथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे या सहयात्री बनेंगे, तो वो सब आप लोग जो बड़ी संख्या में मेरे छात्र और छात्राएं आई हैं, प्यारे विद्यार्थी आए हैं, वह सब इसके सहयोगी, सारथी और गंतव्य के साथी बनने वाले हैं, सहयात्री बनने वाले हैं। और यह अमृतकाल उन्हीं को समर्पित है। आने वाले 25 साल उन्हीं के लिए हैं, और उन्हीं को उन सपनों को साकार करना है जिन सपनों को हमारा देश देख रहा है, भारत देख रहा है, हमारे प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि 2047 में भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा। 2047 में भारत विकसित भारत के साथ साथ दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, सिरमौर भारत बनेगा। और आज इस सपने को पूरा करने में जो सपना हमारा आगे बढ़ रहा है, भारतीय जो मानक ब्यूरो है, इसके द्वारा जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप, जैसी पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार के उत्पादों की मांग है उसके अनुरूप तैयार करते हैं, तो न हम केवल उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बल्कि उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी एक सशक्त जो आधार है वो आधार प्रदान करते हैं। क्योंकि वैश्विक बाजार में उसी की मांग बढ़ेगी, उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा जो मानकों के अनुरूप हर जगह पर अच्छा स्थान प्राप्त कर रहा होगा, या सब में अच्छा होगा, सब में अच्छे स्टैंडर्ड होंगे, तो निश्चित रूप से उसकी मांग भी बढ़ेगी और उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सीधे सीधे लोग उसका अधिकाधिक उपयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल स्थापित करे, एक अलग पहचान स्थापित करे। उसके लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड होना, अच्छा होना, हर प्रकार से मानकों में फिट बैठना, यानी कि उन्नत प्रकार के मानक होना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 22,000 से भी अधिक मानक निर्धारित किए गए हैं। और भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड भी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, एक सुंदर प्रदेश होने के साथ ही देवभूमि है, और हर स्थान पर देवों का निवास है। नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, हिम शिखरों से आच्छादित है और देवों से आच्छादित है।
अपने आप में पूरे विश्व के अंदर जो एक विशिष्ट स्थान है वो हमारा उत्तराखंड है, जहां हम और आप सब लोग जो है निवास करते हैं, जहां आप और हम सब लोग रहते हैं। किसी को यहाँ पर भगवान ने जन्म देकर ये कृपा करी है, और जिसने जन्म नहीं लिया है, जो यहाँ कर्म कर रहा है, उस पर भी भगवान की अति कृपा है, इसीलिए वो यहाँ कर्म कर रहा है। आज हम औद्योगिक और कृषि के क्षेत्र में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। बागवानी के क्षेत्र में आज देखिए पूरे राज्य के अंदर हमने जो मिशन एप्पल, इसको एक मिशन के अंतर्गत हमने लिया है, तो पूरी घाटी में, अगर हम देहरादून के जौनसार से आगे को जाएंगे, उत्तरकाशी का क्षेत्र है या हमारा टेहरी का क्षेत्र है, अभी पौड़ी जिले में भी अभी अनेक स्थानों पर, उससे आगे भी बड़ी संख्या में अब सेब के बागान हो रहे हैं, सेब की खेतियां हो रही हैं। चंपावत जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी इस बार बड़ा अच्छा उत्पादन वहां पर सेब का हुआ है। दूरस्थ बागेश्वर क्षेत्र में हमारे रसीला जी बैठे हैं, वहां पे कीवी का बड़ा उत्पादन वहां पर हो रहा है। दूर मतलब वहां से लोग कीवी इतनी शानदार भेजते हैं। और इसमें लीती और सामा क्षेत्र में, सामा की घाटी में, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सामा कहां है। सामा और लीती ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है बागेश्वर का, हमारा बागेश्वर जनपद के अंतर घाटी है, वहां पर हो रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर केदारनाथ की उपेक्षा का आरोप लगा रही है, तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और 58 साल तक देश को जातिगत रूप से बांटा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को हमेशा से ही अपने वोट बैंक की चिंता रही है, इसलिए कांग्रेस ने देश के गरीब वर्ग को कभी पढ़ने नहीं दिया, जिससे आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे आज पूरी दुनिया प्रभावित है। देश के टुकड़े कराने का काम किया और आम गरीब को उठने नहीं दिया, क्योंकि जिस दिन पढ़ लिख जाएगा तो मेरा वोट से चला जाएगा। केवल वोट बैंक की केवल चिंता, उसको और सत्ता, दो चीज़ें कांग्रेस ने किया इस देश के अंदर, इसलिए इतना पछड़ गया। आज मोदी जी को हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, पूरा देश, और जिसका कायल आज देश नहीं तो दुनिया आज उसकी चर्चा करती है। तो ये तो उन लोगों ने किया तुष्टीकरण की बात, जो भी करते हैं उन्होंने किया ही है ना, समाज को तोड़ने का काम, बांटने का काम, जाति में, वर्गों में, यही तो करते रहे, यही तो आज दिन तक किया हो ना। बाकी इसके अलावा और कुछ किया क्या, विकास किया क्या? हाँ, अपना विकास जरूर नेताओं ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर विपक्ष हो या विपक्ष, सभी की तैयारियां चरम पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कई दावेदार हैं, बस इंतजार है चुनाव की अधिसूचना जारी होने का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अभी 5 से 6 कार्यकर्ताओं के नाम संगठन के पास आए हैं और केंद्र जिस पर भी मुहर लगाएगा, पार्टी उसी को जिताने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इसके बाद नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजकर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। देखिए, जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करता है, उसके बाद हमारी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हम अपने नामों का पैनल हम केंद्र को भेजते हैं। केंद्र उसके बाद विधिवत रूप से जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी अपनी बैठक करता है और उसके बाद विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा होती है। उसी पद्धति के आधार इसी चुनाव में पद्धति अपनाई जाएगी।
आय से ज्यादा संपत्ति मामले में घिरे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। विपक्षी दल लगातार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को घेरने का काम कर रहा है। दरअसल विजिलेंस कोर्ट ने धामी कैबिनेट से मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी, जिसमें 8 अक्टूबर तक धामी मंत्रिमंडल को अपना जवाब देना था, लेकिन अभी तक विजिलेंस कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा कि अकेले सवाल गणेश जोशी पर ही नहीं है, बीजेपी ने ऐसे कई धन भक्षक हैं जो अपने अधिकारों को दुरुपयोग कर धन का भक्षण कर रहे हैं और सीएम धामी जानते हैं कि अगर एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर किस किस को छोड़ेंगे। एक गणेश जोशी जी नहीं, वहाँ तो कई ऐसे भक्षक हैं, धन भक्षक हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके धन का भक्षण कर रहे हैं। तो ये धामी जी जानते हैं यदि एक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर किसको छोड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला कांग्रेस की नेताओं की तरफ से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी तक पार्टी में कोई ऐसी महिला दावेदार सामने नहीं आई है जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जिसे प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा, उसके पक्ष में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगी। महिला कांग्रेस की जो टीम है, जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होगा, हम सब लोग, मैं और मेरी पूरी टीम, पूरे महीने जब तक कि इलेक्शन होगा उस दिन तक हम लोग वहां पे घर घर जाएंगे, बूथ में जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे और जो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं इस प्रदेश में, जैसे महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर केदारनाथ का चुनाव लड़ेंगे। खबर गदरपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश बुड्डी के आवास पर विधायक अरविंद पांडे ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें विधायक ने बताया कि हरियाणा चुनाव में व्यस्त होने की वजह से पार्टी का सदस्य अभियान बहुत तेजी से नहीं हो पाया था। अब कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है और कार्यकर्ताओं से निवेदन किया गया है कि नए वोटर्स को विशेष तौर पर बीजेपी से जोड़ें और जो कि ऑनलाइन माध्यम होगा, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। देश की जनता ने मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी के कामों को दिल से स्वीकार किया है। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गया। 75 साल से देश की ज़्यादा जब से आज़ाद हुई है, इस कालखंड में लगभग 60 साल शासन कांग्रेस पार्टी ने किया है। देश की जनता ये मान चुकी है कि जैसे मोदी जी ने 10 साल देश के लिए, विकास के लिए, देश की इमेज के लिए जो काम किया है, काश ऐसी 60 साल कांग्रेस पार्टी ने भी देश के लिए और देश की प्रगति के लिए काम किया होता, सनातन के लिए काम किया होता, गरीबों के विकास के लिए काम किया होता, तो आज हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 का देश होता आर्थिक रूप से। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों सुबह और शाम सूरज डूबने के बाद ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ने लगा है। बढ़ती सर्दी और ठंड को देखते हुए नगर पंचायत ने तीर्थ पुरोहितों को ठंड से राहत दिलाने के लिए अलाव की व्यवस्था करवाई है। इसी क्रम में बद्रीनाथ धाम के व्यस्त इलाके जैसे बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड समेत अन्य स्थलों पर अलाव जलाकर तीर्थयात्रियों को शीतलहर से राहत दी जा रही है। उत्तरकाशी जिले में इस बार की चारधाम यात्रा नित नए आयाम और प्रतिमान
स्थापित करने की ओर अग्रसर है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस यात्रा काल में अभी तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। चारधाम यात्रा के सुचारू और सुव्यवस्थित संचालन के फलस्वरूप इन दोनों धामों में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होने से यात्रियों का दैनिक औसत अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। यमुनोत्री और गंगोत्री में 4,804 श्रद्धालुओं का पदार्पण होने के साथ ही इस यात्रा काल में इन दोनों धामों में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 14,02,360 हो चुकी है। यमुनोत्री धाम में 2,109 श्रद्धालुओं के आगमन के साथ यहां इस बार कुल संख्या 6,54,101 हो चुकी है। वहीं गंगोत्री में 2,695 तीर्थयात्रियों का आगमन होने के साथ ही इस यात्रा काल में कुल 7,48,259 श्रद्धालुओं का पदार्पण हो चुका है। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभागों और संगठनों को यात्रा काल के अंतिम दौर में यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए तत्परता से जुटे रहने और यात्रा को सुगम, सुरक्षित के साथ ही सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां गंगा का वार्षिक क्लोजर शुरू हो चुका है। दशहरे की आधी रात से गंगा नहर को बंद कर दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से हर साल गंग नहर की मरम्मत और गंगा घाटों के साफ सफाई के लिए ये वार्षिक क्लोजर किया जाता है। इस बार दशहरा की आधी रात से शुरू हुआ ये क्लोजर 30 अक्टूबर तक चलेगा। 30 अक्टूबर की आधी रात को गंग नहर को खोल दिया जाएगा। वहीं सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का कहना है कि गंग नहर की मरम्मत के लिए ये वार्षिक क्लोजर किया जा रहा है, जिसमें केवल गंग नहर हर की पैड़ी पर स्नान लायक जल छोड़ा जाएगा। देखे तो सही है, गंगा स्नान तो लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा पानी का जल देना चाहिए इन लोगों को गंगा जी में। अब गंगा जी में अब साफ सफाई की वजह से हो सकता है ये लोग जल ना छोड़ रहे होंगे। बाकी जल स्नान लायक है नहीं, स्नान लायक तो अभी हल्का जल है, पीछे जल ही नहीं है, सूखा पड़ा हुआ। हाँ ठीक है, बाकी तो मान लीजिए साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, लोगों को करना चाहिए। बाकी इनका सूचना भी दे देते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक का नहीं रहेगा, तो फिर आदमी उस हिसाब से स्नान कर सकता था। तो हमारी नहर है ये बंद कराई गई है। ये हर साल कराई जाती है, दशहरा से और दीपावली के बीच में कराई जाती है। इससे जो अभी हमारे नहर के अंदर के रिपेयर वर्क हैं, जो भी हमारे डैमेज हो जाते हैं, उनको हम रिपेयर कराते हैं। और इस बार हमारा यहाँ हरिद्वार में कई हमारे मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हमारा VIP घाट का भी रेनोवेशन होना है, जिसमें हमारे SS रेलिंग है, जो भी अंदर के काम है। ऐसे ही हमारा हरिद्वार डैम है, यहाँ पे भी हमारे काम होने, भीमगोड़ा बैराज भी हमारे काम चल रहे हैं। तो ये सारे काम हम गंगाबंदी में कराएंगे।